मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच सिंघानिया टावर की 40वीं मंजिल पर खड़ा आर्यन शहर को एक मूक दर्शक की तरह देख रहा था। नीचे सड़कों पर रेंगती हुई गाजियां जुगनू जैसी लग रही थीं और समुद्र की लहरें दूर से किसी पुरानी याद की तरह टकरा रही थीं। ये शहर कभी सोता नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन के मन में चल रहा तूफान कभी शांत नहीं होता था। उसके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन उसकी प्यास उस तन्हाई से जूही थी जो इतनी दौलत कमाने के बाद उसे विरासत में मिली थी। कांच के पार दिखती दुनिया रंगीन थी, मगर उसकी अपनी परछाई स्याह और वीरान थी जो उसे हर पल उसकी जजों की याद दिलाती थी। आर्यन की उंगलियां ठंडे कांच पर फिसल गईं और उसकी आंखों के सामने 20 साल पुराना मंजर तैर गया। वह मंजर जब उसकी मां को मकान मालिक ने केवल 500 रुपयों के लिए घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी मां के आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए थे। तब आर्यन छोटा था, लेकिन उस अपमान ने उसके बालमन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। उसने उसी रात अपनी भीगती हुई मां की कसम खाई थी कि एक दिन वह इस शहर को खरीद लेगा। आज वह मुंबई का टेक्सटाइल किंग था, लेकिन वह मां अब इस दुनिया में नहीं थी जो उसकी सफलता देख पाती। कमरे का भारी दरवाजा खुला और रेशमी साही की सरसराहट के साथ दादी मां भीतर आईं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही पुराना अनुशासन और कठोरता थी जिसने सिंघानिया परिवार को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और एक तस्वीर मेज पर रख दी। यह तस्वीर उस लड़की की थी जिसे दादी ने आर्यन के लिए चुना था। उनका मानना था कि घर में अब एक बहू की जरूरत है जो इस वीरान महल को फिर से घर बना सके। आर्यन ने बिना देखे ही चेहरा फेर लिया, क्योंकि उसे इन रस्मों और दिखावटी रिश्तों से सख्त नफरत थी। दादी मां ने अपनी भारी आवाज में कहा कि लाचकी का नाम मीरा है और वह बहुत ही संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मीरा उन आधुनिक लाचकियों जैसी नहीं है जो केवल पैसों के पीछे भागती हैं। दादी के अनुसार मीरा एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी है जो बहू का आदर करना जानती है और रिश्तों की अहमियत समझती है। आर्यन के होंठों पर एक कचवी मुस्कान आ गई। उसने ऐसी कई लड़कियां देखी थीं जो सादगी का मुखौटा पहनकर आती थीं, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ उसकी तिजोरी और बैंक बैलेंस पर टिकी होती थीं। उसके लिए सादगी भी अब एक व्यापार बन चुकी थी। आर्यन ने मेज पर रखी तस्वीर को देखा, जिसमें एक साधारण सी लड़की फीकी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो आर्यन को बेचैन कर रही थी। उसने दादी से पूछा कि क्या इस लड़की को पता है कि वह किसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रही है। दादी ने गर्व से सिर हिलाया और कहा कि हर कोई सिंघानिया परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। यही बात आर्यन को चुभ गई। वह चाहता था कि कोई उसे आर्यन के रूप में, चाहे न कि सिंघानिया ग्रुप के सीईओ के रूप में। उसने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को परख कर ही रहेगा। दादी के जाने के बाद आर्यन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ गया और छत की ओर देखने लगा। उसके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी जो बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन उसके दिल के सुकून के लिए जरूरी थी। अगर वह लकी वास्तव में संस्कारी और रिश्तों को महत्व देने वाली है, तो उसे आर्यन की दौलत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वह भी बाकी लड़कियों की तरह निकली, तो आर्यन को उसे खारिज करने में एक पल भी नहीं लगेगा। उसने तय किया कि वह इस बार अपनी पहचान छुपाकर उस लड़की से मिलेगा और देखेगा कि वह इंसानियत को चुनती है या हैसियत को। आर्यन अपने विशाल वॉक इन कोठरी में गया, जहां दुनिया भर के सबसे महंगे ब्रांडों के सूट करीने से टंगे थे। अरमानी और गुच्ची के लेबल उसे चिढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए सबसे नीचे वाली दराज खोली। वहां एक पुरानी और थोड़ी फटी हुई कमीज रखी थी जो उसने अपने संघर्ष के दिनों में पहनी थी। उस कपड़े से फिनाइल और पसीने की मिलीजुली गंध आ रही थी जो उसे असलियत के करीब ले जाती थी। उसने अपना रेशमी कुर्ता उतारा और वह पुरानी कमीज पहन ली जिसका रंग अब फीका पड़ चुका था। आईने में अपनी छवि देखकर आर्यन चौंक गया।
आज वह करोड़पति आर्यन सिंघानिया नहीं लग रहा था, बल्कि वह 20 साल पुराना डरा हुआ लड़का लग रहा था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने बालों को बिगाड़ लिया और चेहरे पर थोड़ी धूल लगा ली, ताकि वह एक मेहनतकश इंसान जैसा दिखे। उसने अपनी कलाई से लाखों की घजी उतारकर फेंक दी और एक सस्ते पट्टे वाली पुरानी घजी पहन ली। यह केवल एक भेष नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। वह देखना चाहता था कि क्या आज के जमाने में कोई गरीबी को सम्मान दे सकता है। वह चुपचाप अपने शयन कक्ष से बाहर निकला और नौकरों की नजरों से बचता हुआ पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। अगर उसके कर्मचारियों ने उसे इस हाल में देख लिया होता तो पूरे ऑफिस में तहलका मच जाता। वह लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर सीढ़ी के साथ उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था, लेकिन उसका संकल्प मजबूत होता जा रहा था। उसे आज अपनी दौलत का नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व का सौदा करना था। वह बेसमेंट की उस पार्किंग में पहुंचा जहां उसकी दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जो किसी राजा के रथों जैसी चमक रही थीं। उसने मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया और पार्किंग के सबसे अंधेरे कोने में गया। वहां एक पुरानी एम्बेसडर कार धूल की मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। यह उसके पिता की पहली गाड़ी थी, जिसे उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा था। आर्यन ने कार के ऊपर से कपा हटाया तो धूल का एक गुबार उठा। उसने बोनट पर हाथ फेरा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। चाबी लगाते ही इंजन ने खांसते हुए आवाज की और फिर एक जानी पहचानी गनगनाहट के साथ जाग उठा। यह आवाज उसे किसी भी विदेशी गाजी के संगीत से ज्यादा मधुर लगी। गार्ड ने जब गेट पर एक खटारा कार को आते देखा तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति की आंखों में देखा तो वह ठिठक गया। हालांकि कपड़े पुराने थे, लेकिन उन आंखों में वही सिंघानिया वाली चमक थी। आर्यन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गाजी को सड़क पर उतार दिया। मुंबई की गर्मी और प्रदूषण का झोंका खिड़की से भीतर आया, क्योंकि इस कार में एसी नहीं था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलक आई, लेकिन आर्यन को एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। सड़क पर ट्रैफिक का शोर उसे आज संगीत जैसा लग रहा था। वह आम लोगों की भीड़ का हिस्सा बन गया था। लाल बत्ती पर रुकते ही एक भिखारी उसकी खिड़की पर आया। आर्यन ने अपनी जेब टटोली और कुछ सिक्के निकालकर उसे दे दिए। भिखारी ने उसे दुआ दी, जो उसे बोर्ड मीटिंग में मिलने वाली झूठी तारीफों से कहीं ज्यादा सच्ची लगी। उसने सोचा कि मीरा जब उसे इस हाल में देखेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह नाक भौं सिकोएगी या फिर एक इंसान के तौर पर उससे बात करेगी? यही वह सवाल था जिसका जवाब उसे आज चाहिए था। रास्ते भर वह दादी की बातों और मीरा की तस्वीर के बारे में सोचता रहा। दादी ने कहा था कि मीरा के पिता बीमार रहते हैं और घर की हालत ठीक नहीं है। यह बात आर्यन के पक्ष में भी जा सकती थी और विपक्ष में भी। गरीबी इंसान को विनम्र भी बना सकती है और लालची भी। उसने देखा है कि कैसे अभाव इंसान की नैतिकता को दीमक की तरह चाट जाता है। वह डर रहा था कि कहीं मीरा भी अपनी मजबूरियों का सौदा करने ना आई हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी कि शायद वह अलग हो। गाजी अब उस साधारण से कैफे की तरफ बढ़ रही थी जो मुलाकात के लिए तय किया गया था। यह कोई 5 सितारा होटल नहीं था, बल्कि एक आम रेस्तरां था जहां मध्यम वर्गीय लोग आते थे। आर्यन ने जानबूझकर यह जगह चुनी थी ताकि माहौल में कोई बनावटीपन न हो। उसने एम्बेसडर को थोड़ी दूर पार्क किया और पैदल चलते हुए कैफे की ओर बढ़ा। उसके जूतों पर धूल जम गई थी और पसीने से कमीज पीठ पर चिपक रही थी। वह पूरी तरह से एक थके हुए ड्राइवर या मामूली क्लर्क जैसा दिख रहा था। कैफे के अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। पुराने पंखे धीरे धीरे चल रहे थे और लोगों की मिलीजुली आवाजें गूंज रही थीं। उसने कोने वाली एक मेज चुनी जहां से वह दरवाजे को साफ देख सकता था। वेटर उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पानी का गिलास मेज पर पटक दिया। आर्यन को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे हंसी आ गई। यह समाज कपे देखकर ही इज्जत तय करता है।
उसने महसूस किया कि बिना दौलत के कवच के वह कितना असुरक्षित और मामूली है। कुछ ही मिनटों बाद प्रवेश द्वार पर हलचल हुई। एक लड़की साही पहने हुए अंदर दाखिल हुई। वह वही थी, मीरा। हकीकत में वह तस्वीर से ज्यादा सुंदर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परेशान लग रही थी। उसकी साही सूती थी और उसके हाथ में एक पुराना पर्स था। वह घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अनचाही मुसीबत में फंस गई हो। आर्यन ने गौर किया कि उसके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह शायद उम्मीद कर रही थी कि कोई सूट बूट वाला अमीरजादा उसका इंतजार कर रहा होगा। आर्यन ने अपनी जगह से हाथ उठाया ताकि मीरा उसे देख सके। मीरा की नजर उस पर पाजी और एक पल के लिए वह ठिठक गई। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसका होने वाला जीवन साथी ऐसे साधारण कपड़ों में होगा। उसके चेहरे पर निराशा का एक भाव आया, जिसे आर्यन ने तुरंत पक लिया। वह धीरे धीरे चलकर आर्यन की मेज तक आई। उसके चलने में हिचकिचाहट थी। जब वह कुर्सी खींचकर बैठी तो उसने आर्यन की तरफ सीधे देखने की बजाय मेज के खरोंच लगे हुए कोनों को देखा। आर्यन समझ गया कि पहला प्रभाव अच्छा नहीं पता है। आर्यन ने अपना गला साफ किया और बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वह आर्यन है और एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। उसने जानबूझकर झूठ बोला ताकि वह देख सके कि मीरा का व्यवहार बदलता है या नहीं। जैसे ही ड्राइवर शब्द मीरा के कानों में पारा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से आर्यन की ओर देखा। उसके होंठ फफाए जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए हों। यह सन्नाटा आर्यन के दिल को चीरने लगा था। वह जानता था कि अब असली नाटक शुरू होने वाला है। वेटर ऑर्डर लेने आया तो मीरा ने केवल चाय मंगवाई। आर्यन ने देखा कि मीरा बार बार अपनी घजी देख रही थी, जैसे वह यहां से भाग जाना चाहती हो। आर्यन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने मौसम और ट्रैफिक की बात की, लेकिन मीरा ने केवल हूं और हां में जवाब दिया। उसका पूरा शरीर तनाव में था। आर्यन ने महसूस किया कि मीरा उसे एक तुच्छ इंसान समझ रही है, जिसके साथ बैठकर चाय पीना भी उसके लिए समय की बर्बादी है। यह वही कवि सच्चाई थी जिससे वह भाग रहा था, लेकिन आज वह खुद चलकर उसके पास आ गई थी। आर्यन ने फिर एक गहरा सवाल पूछा। उसने पूछा कि मीरा जीवन में क्या चाहती है और उसके लिए शादी का क्या मतलब है। मीरा ने तीखी नजरों से उसे देखा और कहा कि शादी सुरक्षा का नाम है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके परिवार का बोझ उठा सके, ना कि जो खुद बोझ हो। उसके शब्दों में इतनी धार थी कि आर्यन अंदर तक हिल गया। यह वह मासूमियत नहीं थी जिसकी दादी बात कर रही थी। यह परिस्थितियों की मारी हुई एक औरत का कहवा सच था, जो अपनी भावनाओं को कुचलकर केवल अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। मेज पर रखी चाय की प्यालियां अभी भी भाप छोड़ रही थी, लेकिन मीरा और आर्यन के बीच की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। कैफे के शोरगुल के बीच वह खामोशी सबसे ज्यादा शोर कर रही थी। आर्यन ने देखा कि मीरा की उंगलियां चाय के प्याले के किनारे को कसकर पखे हुए थीं, मानो वह किसी डूबते हुए जहाज का आखिरी सहारा हो। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी पुरानी कमीज के कॉलर पर अटकी थीं, जहां धागा थोड़ा उधरा हुआ था। वह धागा मीरा के लिए केवल एक कपा नहीं था, बल्कि वह उस गरीबी का प्रतीक था जिससे वह जीवन भर भागती रही थी और जो आज फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जो किसी भी शब्द से ज्यादा भारी था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि क्या वह वास्तव में एक ड्राइवर है और क्या यही उसकी असलियत है। आर्यन ने बिना पलक झपकाए झूठ को सच की तरह पेश किया। उसने कहा कि हां, वह एक ईमानदार ड्राइवर है जो दिन रात मेहनत करता है ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। उसने यह भी जोजा कि उसके पास बड़ा बंगला या गाजी नहीं है, लेकिन उसके पास एक साफ दिल है। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर हताशा की एक काली परछाई छा गई, जिसने उसकी बची खुची उम्मीद को भी निगल लिया।
मीरा ने कवाहट भरी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। उसने कहा कि साफ दिल से पेट नहीं भरता और न ही उससे मकान का किराया दिया जा सकता है। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी, जिससे आसपास बैठे कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। लेकिन मीरा को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर का वह ज्वालामुखी फटने को तैयार था, जो पिछले कई महीनों से कर्ज और अपमान की आग में धधक रहा था। उसने आर्यन से सीधा सवाल किया कि उसकी मासिक कमाई कितनी है और क्या वह जानता है कि आज के जमाने में मुंबई जैसे शहर में सांस लेने की भी कीमत चुकानी दी है। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में 15,000 रुपये का आंकड़ा बताया। यह सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उम्ब आए। उसने मेज पर मुक्का मारा और कहा कि 15,000 में तो उसके पिता की 1 महीने की दवाइयां भी नहीं आती। उसने आर्यन को बताया कि वह एक ऐसे घर से आई है जहां हर सुबह इस डर के साथ होती है कि आज दरवाजे पर कौन सा साहूकार दस्तक देगा। उसने पूछा कि क्या आर्यन के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वह उसकी समस्याओं को दूर कर सकेगा, या फिर वह भी एक और बोझ बनकर उसके कंधों पर लदने आया है। आर्यन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे मीरा का गुस्सा जायज लग रहा था, लेकिन उसका तरीका गलत था। उसने समझाने की कोशिश की कि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक वफादार साथी मिलना मुश्किल है। उसने कहा कि अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो वे धीरे धीरे अपनी दुनिया बना सकते हैं। उसने अपनी मां का उदाहरण देना चाहा कि कैसे उन्होंने गरीबी में भी स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया था, लेकिन मीरा सुनने के मूड में नहीं थी। उसके लिए ये सब बातें केवल फिल्मी डायलॉग थीं, जिनका हकीकत की पथरीली जमीन से कोई वास्ता नहीं। मीरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि उसने बचपन से अपनी मां को मेहनत करते हुए देखा है और अंत में उन्हें क्या मिला, सिर्फ बीमारी और लाचारी। उसने कहा कि वह अपनी मां की तरह घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। वह एक बेहतर जिंदगी चाहती है जहां उसे हर छोटी चीज के लिए मन न मारना पड़े। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वह स्वार्थी लग सकती है, लेकिन गरीबी ने उसे पत्थर दिल बना दिया है। वह अब सपनों की दुनिया में नहीं जीती, बल्कि वह उस कावे सच को जानती है जहां बिना पैसों के इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। आर्यन ने महसूस किया कि मीरा का दर्द बहुत गहरा है। वह लालची नहीं थी, बल्कि वह डरी हुई थी। उसे सुरक्षा चाहिए थी, जो आर्यन का ड्राइवर वाला रूप उसे नहीं दे पा रहा था। फिर भी आर्यन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने पूछा कि क्या प्यार और साथ का कोई मोल नहीं है? क्या वह एक ऐसे अमीर आदमी के साथ खुश रह पाएगी जो उसे सोने के पिंजरे में रखेगा, लेकिन उसे इंसान नहीं समझेगा? यह सवाल तीर की तरह मीरा के दिल में चुभा, लेकिन उसने अपने जज्बातों को एक कठोर आवरण के पीछे छिपा लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वह भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। मीरा ने एक घूंट पानी पिया और अपने सूखे गले को तर किया। उसने कहा कि प्यार शब्द अमीरों के लिए एक शौक है और गरीबों के लिए एक अभिशाप। जब पेट में भूख की आग लगती है तो प्यार का बुखार सबसे पहले उतरता है। उसने आर्यन को बताया कि उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर पाए हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगे हैं। उसने पूछा कि क्या आर्यन का प्यार उस बिल का भुगतान कर सकता है? अगर नहीं तो उसके लिए इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। यह एक व्यापारिक सौदा था जिसमें आर्यन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मीरा की बातें सुनकर आर्यन के अंदर का स्वाभिमानी पुरुष जाग उठा। उसे दुख था कि मीरा उसे केवल उसकी हैसियत से तौल रही थी। उसने सोचा कि अगर आज वह उसे बता दे कि वह अरबपति सिंघानिया है, तो शायद मीरा का रवैया एक पल में बदल जाएगा। वह अभी उसके पैरों में गिर जाएगी। लेकिन आर्यन को ऐसी जीत नहीं चाहिए थी जो दौलत की नींव पर टिकी हो। उसे यह देखकर गहरा धक्का लगा कि समाज ने पैसे को भगवान बना दिया है और इंसानियत को भिखारी। उसने तय किया कि वह अपना नाटक जारी रखेगा और इस अपमान के कांवे घूंट को पी जाएगा। मीरा ने अपनी बात जारी रखते हुए आर्यन के पेशे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा
कि एक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा दूसरों के इशारों पर चलती है। वह स्टीयरिंग व्हील तो घुमाता है, लेकिन उसकी मंजिल कोई और तय करता है। उसने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी नहीं बन सकती जिसे हर बात पर जी साहब कहना पड़े। उसे एक ऐसा पति चाहिए जो समाज में सिर उठाकर चल सके, न कि किसी सेठ के सामने सिर झुकाकर खजा रहे। यह बात आर्यन के दिल पर लगी, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत का कोई भी काम छोटा नहीं होता। आर्यन ने शांत रहते हुए जवाब दिया कि काम कोई भी हो, अगर वह ईमानदारी से किया जाए तो उसमें शर्म कैसी। उसने कहा कि वह चोरी नहीं करता और न ही किसी को धोखा देता है, उसकी कमाई पसीने की है। लेकिन मीरा ने हिकारत भरी नजरों से उसकी पुरानी घड़ी और जूतों को देखा। उसने कहा कि ईमानदारी से सिर्फ इज्जत मिलती है, राशन नहीं। उसने साफ कर दिया कि वह अपने भविष्य के साथ जुआ नहीं खेल सकती। उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और आर्यन एक कमजोर तिनके की तरह है जो खुद तूफानों में बह जाएगा। कैफे में बैठे दूसरे लोग अब खुसर फुसर करने लगे थे। एक वेटर बार बार उनकी मेज के पास से गुजर रहा था, मानो वह इशारा कर रहा हो कि वे लोग जल्दी जाएं। मीरा को इस माहौल में और ज्यादा घुटन होने लगी। उसे लगा कि वह एक गलत फिल्म का हिस्सा बन गई है। उसने अपने पर्स को उठाया और खड़ी हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखे बिना कहा कि यह मुलाकात एक गलती थी। उसे बिचौलिए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने उसका कीमती वक्त बर्बाद किया। वह सोच रही थी कि घर जाकर वह उस महिला को खरी खोटी सुनाएगी। आर्यन भी अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। उसने मीरा को जाते हुए देखने की तैयारी कर ली, लेकिन जाने से पहले मीरा ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और मेज पर रख दी। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि आर्यन का पूरा दिहाही का पैसा इस चाय पर खर्च हो जाए। ये उसकी तरफ से आर्यन के स्वाभिमान पर आखिरी चोट थी। वह दिखाना चाहती थी कि भले ही वह गरीब है, लेकिन वह किसी ड्राइवर के पैसों पर पलने वाली नहीं है। वह नोट मेज पर ऐसे पड़े थे जैसे किसी मरे हुए रिश्ते का कफन हो। मीरा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि आर्यन को कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो उसकी तरह ही कम उम्मीदों वाली हो। उसने आर्यन को सलाह दी कि वह अपने सपनों की उड़ान को अपनी चादर के हिसाब से ही रखे। उसने कहा कि आसमान की ओर देखने से सिर्फ गर्दन में दर्द होता है। यह कहकर वह मुई और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसकी चाल में एक बनावटी सख्ती थी, लेकिन आर्यन देख सकता था कि उसके कंधे झुके हुए थे। वह एक हारी हुई योद्धा की तरह मैदान छोड़कर भाग रही थी। आर्यन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। वह उन नोटों को घूरता रहा जो मीरा ने छोए थे। 20 रुपये का वह नोट हवा के झोंके से थोड़ा हिल रहा था। आज मुंबई के सबसे अमीर आदमी को एक गरीब लाकी ने भीख दी थी। यह स्थिति इतनी हास्यास्पद थी कि आर्यन के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि यह केवल मीरा की गलती नहीं है, यह उस व्यवस्था की गलती है जिसने लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि वे इंसान को नहीं बल्कि उसकी जेब को देखते हैं। मीरा ने उसे खारिज नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी गरीबी को खारिज किया था। कैफे से बाहर निकलकर आर्यन फिर से अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में आकर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। मीरा के कहे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। ड्राइवर, गरीबी, सुरक्षा। उसने सोचा कि क्या वह कभी मीरा को माफ कर पाएगा। एक हिस्सा उसे नफरत करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा उसकी विवशता को समझ रहा था। उसने इंजन चालू किया और गाजी को वापस अपने महल की ओर मोड़ दिया। लेकिन अब उसके मन में एक नया संकल्प था। उसे मीरा को सबक सिखाना था, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि उसे आईना दिखाने के लिए। रास्ते में उसने अपनी दादी को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। वह दादी को क्या बताता कि उनकी पसंद की हुई संस्कारी लड़की ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया है। यह उसकी दादी के अहंकार पर चोट होती। उसने तय किया कि वह इस खेल को अगले स्तर पर ले जाएगा। मीरा को यह जानना जरूरी था कि जिस ड्राइवर का उसने अपमान किया है वह असल में कौन है।
यह रहस्य उद्घाटन केवल उसके अहंकार को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आंखें खोलने के लिए जरूरी था। आर्यन जब वापस सिंघानिया टावर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। सूरज समुद्र में डूब रहा था और आसमान खून जैसा लाल हो गया था। उसने गार्ड को चाबी सौंपी और लिफ्ट की ओर बढ़ा। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वह ड्राइवर आर्यन के खोल से बाहर निकलकर वापस सीईओ आर्यन सिंघानिया के रूप में ढल रहा था। उसकी चाल में फिर से वही रौब और आंखों में वही सख्ती आ गई थी, लेकिन उसके सीने के अंदर एक टीस थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने अपने सेक्रेटरी को फोन लगाया और आज रात की चैरिटी पार्टी की तैयारी का जायजा लेने को कहा। उसने मन ही मन सोचा कि मीरा को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो आज रात वह उसे पैसे की ताकत दिखाएगा। वह दिखाएगा कि जिस चीज के लिए उसने एक इंसान को ठुकराया है, वह चीज असल में कितनी खोखली है। यह तकदीर का एक अजीब खेल था कि जिस पार्टी में मीरा एक अमीर पति खोजने की उम्मीद कर रही थी, उसी पार्टी का मुख्य अतिथि वह इंसान था जिसे उसने अभी अभी कचरे की तरह फेंक दिया था। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अपने पेंटहाउस में पहुंचकर वह सीधे शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। पानी की ठंडी बूंदें उसके शरीर की थकान को तो मिटा रही थीं, लेकिन आत्मा की जलन को नहीं। उसने अपनी आंखों के सामने मीरा का वह चेहरा देखा जब उसने पैसे मेज पर पटके थे। वह अपमान उसे किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्द दे रहा था। उसने कसम खाई कि जब मीरा उसे आज रात मंच पर देखेगी तो उसकी आंखों में जो पछतावा होगा, वही आर्यन के लिए असली न्याय होगा। यह कहानी अब सिर्फ एक ब्लाइंड डेट की नहीं रह गई थी, बल्कि यह स्वाभिमान और अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। आर्यन ने तौलिया लपेटा और कपों के कमरे में गया। उसने आज रात के लिए अपना सबसे महंगा सूट निकाला, गहरा नीला रंग जो रात के आसमान जैसा था। उसने हीरे के कफलिंग्स लगाए और अपनी पसंदीदा रोलेक्स घड़ी पहनी। आईने में अब वह ड्राइवर नहीं दिख रहा था, वह मुंबई का राजा दिख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वह दर्द था जो उस पुरानी कमीज की गंध के साथ जूहा था। वह तैयार था मीरा शर्मा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए, और शायद इस प्रक्रिया में वह खुद भी कुछ नया सीखने वाला था। कैफे के ठंडे वातानुकूलित माहौल से बाहर निकलते ही मुंबई की उमस भरी गर्मी ने मीरा को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज ढल रहा था, लेकिन हवा में अभी भी तपन बाकी थी जो उसके गालों को झुलसा रही थी। उसके कानों में अभी भी उस ड्राइवर के शब्द गूंज रहे थे और अपनी ही कही हुई कजवी बातें उसके दिल को कचोट रही थीं। उसने अपने पर्स को कसकर भींच लिया जैसे वह उसकी एकमात्र ढाल हो। सड़क पर गांजियों का शोरगुल और लोगों की धक्का मुक्की उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। वह एक ऑटो रिक्शा करना चाहती थी, लेकिन अपनी जेब की हालत याद करके उसने अपने कदम बस स्टॉप की ओर बढ़ा दिए। बस स्टॉप पर खई भी में वह किसी तरह जगह बनाकर खई हो गई। पसीने की बदबू और थके हुए चेहरों के बीच मीरा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जब बस आई तो उसमें चचना किसी जंग जीतने जैसा था। भीड़ में धक्का खाते हुए उसे खिड़की के पास थोड़ी सी जगह मिल गई। हवा के गर्म थपे उसके बालों को बिखेर रहे थे, लेकिन उसकी नजरें शून्य में टिकी थीं। वह सोच रही थी कि क्या उसने उस ड्राइवर के साथ ज्यादा सख्ती कर दी, लेकिन फिर उसके दिमाग ने उसे याद दिलाया कि भावनाएं अमीरों के चोंचले हैं और उसके जैसे लोगों के लिए यह एक लग्जरी है जिसे वह वहन नहीं कर सकती। बस शहर के पॉश इलाकों से होती हुई अब संकरी गलियों की ओर बंध रही थी। ऊंची इमारतें पीछे छूट गई थी और उनकी जगह अब कबूतर खानों जैसे छोटे मकानों ने ले ली थी। बिजली के तारों का जाल आसमान को ढक रहा था और नालियों की बजबजाती हुई गंध खिड़की से भीतर आ रही थी। यह मीरा की दुनिया थी, वह दुनिया जहां सपने दम तोड़ देते हैं और हकीकत हर रोज एक नई चुनौती लेकर खड़ी होती है। बस से उतरकर वह अपने मोहल्ले की टूटी फूटी सड़क पर चलने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि घर पर क्या इंतजार कर रहा। जैसे ही वह
अपनी गली के मोड़ पर पहुंची। उसे अपने घर के बाहर कुछ लोगों की भी दिखाई दी। उसका दिल जोर से धकने लगा। यह कोई त्योहार की भी नहीं थी, बल्कि तमाशबीनों की भी थी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। भी को चीरते हुए जब वह दरवाजे तक पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। घर का दरवाजा खुला पा था और अंदर से एक भारी भरकम आदमी की गरजती हुई आवाज आ रही थी। यह श्यामलाल था, वह बेरहम साहूकार जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया था। उसके साथ 2 गुंडे खे थे जो घर का सामान इधर उधर फेंक रहे थे। मीरा की मां कोने में खई सिसक रही थी और उनके हाथ जुहे हुए थे। वे श्यामलाल के पैरों में गिरकर गिंगिसा रही थी कि उन्हें थोहा और वक्त दे दिया जाए। लेकिन श्यामलाल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह पान चबाते हुए गालियां बक रहा था और कह रहा था कि अगर आज ब्याज के पैसे नहीं मिले तो वह घर का सामान उठवा लेगा। बिस्तर पर लेटे मीरा के पिता खांस रहे थे। उनकी खांसी की आवाज इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे उनके फेफे बाहर आ जाएंगे। मीरा से यह दृश्य देखा नहीं गया और वह शेरनी की तरह बीच में कूद पड़ी। मीरा ने चिल्लाकर श्यामलाल को रुकने के लिए कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों मिला हुआ था। श्यामलाल ने मुंह कर मीरा को देखा और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि महारानी जी आ गई हैं। उसने ताना मारा कि क्या वह किसी अमीरजादे को फंसाकर पैसे लाई है या फिर खाली हाथ लौटी है। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे अपने पिता के अपमान का बदला लेने का मन हुआ, लेकिन वह अपनी औकात जानती थी। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा कि उसे बस कुछ दिनों की मोहलत और चाहिए। श्यामलाल हंसा और उसकी हंसी में शैतानियत थी। उसने कहा कि मोहलत मांगते मांगते 6 महीने बीत गए हैं। अब या तो पैसे दो या फिर यह मकान खाली करो। उसने धमकी दी कि वह इस मकान को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेगा और मीरा के परिवार को सड़क पर फेंक देगा। मीरा की मां ने फिर से उसके पैर पखे, लेकिन उसने उन्हें झटक दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। यह लाचारी किसी मौत से कम नहीं थी। एक तरफ उसका स्वाभिमान था और दूसरी तरफ उसके माता पिता की सुरक्षा। तभी मीरा के पिता को खांसी का एक जबरदस्त दौरा पचा। वह बिस्तर से लूक गए और उनके मुंह से खून का एक कतरा निकल आया। मीरा और उसकी मां चीखते हुए उनकी तरफ दौड़े। मीरा ने जल्दी से पानी का गिलास उनके होंठों से लगाया। पिता की हालत देखकर श्यामलाल भी एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसकी इंसानियत कब की मर चुकी थी। उसने कहा कि वह कल सुबह तक का वक्त दे रहा है। अगर कल सुबह तक 5 लाख रुपये का इंतजाम नहीं हुआ तो वह पुलिस और गुंडे दोनों लेकर आएगा। यह कहकर वह अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। श्यामलाल के जाने के बाद घर में एक मरघट जैसी खामोशी छा गई। केवल पिता की सांसों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। मीरा ने अलमारी खोली जहां दवाइयां रखी होती थीं। उसने देखा कि दवा की शीशी खाली हो चुकी है और स्ट्रिप में एक भी गोली नहीं बची है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह नई दवा ला सके। उसने अपनी पर्स में देखा, वहां केवल वही कुछ नोट बचे थे जो वह बचाकर लाई थी। उन पैसों से या तो एक वक्त का खाना आ सकता था या एक दिन की दवा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार से सिर टिका दिया। इसी पल उसे उस ड्राइवर का ख्याल आया जिसे उसने आज कैफे में छोड़ दिया था। उसने सोचा कि अगर उसने उस ड्राइवर से शादी के लिए हां कर दी होती तो क्या होता। वह भी तो एक गरीब आदमी था। वह शायद प्यार दे सकता था, लेकिन क्या वह उसके पिता के इलाज का खर्च उठा सकता था? क्या वह श्यामलाल जैसे गिद्धों से उन्हें बचा सकता था? जवाब था नहीं। मीरा ने खुद को समझाया कि उसने जो किया वह सही किया। गरीबी में प्यार एक बोझ बन जाता है और वह अपने साथ एक और इंसान को इस दलदल में नहीं घसीटना चाहती थी। उसने कोई पाप नहीं किया, बस व्यावहारिकता चुनी है। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे उस बिचौलिए पर भयानक क्रोध आ रहा था जिसने उसका मजाक बनाया। उसने सोचा कि उस महिला ने जानबूझकर उसे एक ड्राइवर से मिलवाया
ताकि उसकी गरीबी का तमाशा बन सके। क्या मीरा की हैसियत इतनी गिर गई है कि उसे अब ड्राइवरों और छपरासियों के रिश्ते आएंगे? उसने अपना फोन निकाला और गुस्से में कांपते हाथों से बिचौलिए चावला चाची का नंबर डायल किया। वह उन्हें खरी खोटी सुनाना चाहती थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मीरा के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया। फोन की घंटी बजती रही और हर रिंग के साथ मीरा का गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार दूसरी तरफ से आवाज आई। चावला चाची ने बहुत ही मीठे स्वर में पूछा कि मुलाकात कैसी रही। उनकी यह मिठास मीरा को जहर जैसी लगी। मीरा ने चीखते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपने मुझे एक ड्राइवर से मिलवाया। क्या आपको हमारे परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं हैं कि किसी के भी गले पड़ जाएं। मीरा की आवाज से उसका दर्द और अपमान छलक रहा था। वह रो पड़ी क्योंकि उसका धैर्य अब जवाब दे गया था। दूसरी तरफ चावला चाची एकदम चुप हो गईं। फिर उन्होंने हैरानी से पूछा कि तुम क्या बकवास कर रही हो मीरा? मैंने तुम्हें शहर के सबसे बहरईस आर्यन सिंघानिया से मिलवाया था। वह कोई ड्राइवर नहीं, बल्कि सिंघानिया ग्रुप का मालिक है। यह सुनकर मीरा सन्ना रह गई। उसने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। वह आदमी फटे हाल कपड़ों में आया था। वह एक खटारा एम्बेसडर कार चला रहा था और उसने खुद कबूल किया कि वह एक ड्राइवर है। मीरा को लगा कि चाची अभी भी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। उसने कहा कि मुझे और जलील मत कीजिए। चावला चाची ने गहरी सांस ली और कहा कि मीरा तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। मुझे पक्की खबर मिली है कि आर्यन सिंघानिया सादगी पसंद इंसान है। हो सकता है कि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। अमीर लोग अक्सर ऐसा करते हैं, यह देखने के लिए कि लाचकी उनके पैसों को चाहती है या उन्हें। चाची ने जोर देकर कहा कि वह तुमने अपने पैरों पर, अगर तुमने उसे ठुकरा दिया है तो तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुमने अपने हाथ आया पारस पत्थर फेंक दिया है। मीरा का दिमाग चकराने लगा। क्या सच में? क्या वह ड्राइवर वास्तव में करोड़पति? मीरा की नजरें अपने बीमार पिता और रोती हुई मां पर गईं। अगर चाची की बात सच है तो उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया है। एक पल के लिए उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। 5 लाख रुपये उस आदमी के लिए चिल्लर के बराबर होंगे जिसे उसने 20 रुपये की टिप दी थी। उसे अपनी उस हरकत पर अब घबराहट होने लगी। उसने चाची से पूछा कि अब वह क्या करे। उसने अनजाने में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या वह उसे दोबारा मिल सकता है? क्या वह अपनी गलती सुधार सकती है? चावला चाची ने कहा कि एक और मौका है। आज रात ताज होटल में एक बहुत बड़ी चैरिटी पार्टी है। आर्यन सिंघानिया वहां मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। चाची ने कहा कि मेरे पास उस पार्टी का एक पास है जो मैंने किसी और के लिए रखा था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं वह तुम्हें दे सकती हूं। लेकिन तुम्हें वहां जाकर उसे मनाना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। मीरा के लिए यह एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। उसने तुरंत हां कह दी। उसे हर हाल में उस पार्टी में जाना था। फोन रखने के बाद मीरा कुछ देर तक बुत बनी खजी रही। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या किस्मत उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रही है? एक तरफ श्यामलाल की धमकी थी और दूसरी तरफ यह उम्मीद की किरण। उसने अपनी मां को देखा और अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। उसने मां से कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। उसने यह नहीं बताया कि वह कहां जा रही है, क्योंकि वह उन्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग गया था। अब समस्या यह थी कि वह उस आलीशान पार्टी में पहनकर क्या जाएगी। उसके पास केवल कुछ पुरानी साड़ियां थीं जो कई बार धुली जा चुकी थीं। ऐसी साड़ियां पहनकर ताज होटल में घुसना तो दूर, गार्ड उसे गेट से ही भगा देंगे। वह अपनी अलमारी को खंगालने लगी। सबसे नीचे उसे एक भारी कच्चाई वाली साही मिली जो उसकी मां की शादी की थी। यह साड़ी पुरानी थी, लेकिन इसमें अभी भी एक राजसी चमक बाकी थी। उसने सोचा कि अगर वह इसे ठीक से पहने
तो शायद वह उस भी में घुल मिल सकती है। शाम गहरा रही थी और रात का अंधेरा खिड़की से झांक रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। उसने अपने बालों का जूहा बनाया और चेहरे पर थोड़ा पाउडर लगाया ताकि उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे छिप जाएं। उसने अपनी मां के संदूक से पुराने गहने निकाले जो नकली थे लेकिन दूर से असली जैसे चमकते थे। आईने में अपनी छवि देखकर उसे खुद पर तरस आया। वह एक सिंड्रेला की तरह लग रही थी जिसकी जादुई रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पास कोई जादूगरनी नहीं थी, उसे खुद अपनी कहानी लिखनी थी। जब वह तैयार होकर बाहर निकली तो उसके पिता ने उसे देखा। उनकी आंखों में सवाल थे लेकिन शरीर में पूछने की ताकत नहीं थी। मीरा ने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान आज रात उसका साथ दें। यह केवल शादी की बात नहीं थी, यह उसके परिवार के अस्तित्व की बात थी। उसने घर से निकलते वक्त अपनी मां से कहा कि वह एक पुरानी सहेली से मदद मांगने जा रही है। यह झूठ बोलना उसे पाप जैसा लगा, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। साहसक पर आकर उसने एक टैक्सी रोकी। टैक्सी वाले ने जब ताज होटल का नाम सुना तो उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। मीरा ने उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया और पिछली सीट पर बैठ गई। टैक्सी मुंबई की चमकती साचकों पर दौड़ने लगी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी जहां शहर की रोशनी तेजी से पीछे छूट रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी कि जब वह आर्यन के सामने जाएगी तो क्या कहेगी। क्या वह उसे पहचानेगा? क्या वह उसकी बात सुनेगा? रास्ते भर वह रिहर्सल करती रही। उसे आर्यन से माफी मांगनी होगी। उसे बताना होगा कि वह लालची नहीं है बल्कि मजबूर है। उसे सच बोलना होगा। लेकिन क्या अमीर लोग सच की भाषा समझते हैं या उन्हें केवल चापलूसी पसंद है? मीरा के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था जो कह रहा था कि किसी के सामने मत झुको। दूसरी तरफ उसकी गरीबी उसे धक्का दे रही थी कि झुक जाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। टैक्सी अब होटल के गेट के पास पहुंच गई थी। वहां महंगी विदेशी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियों से उतरते हुए लोग हीरों और रेशम में लदे हुए थे। मीरा ने अपनी मुट्ठी में भींचे हुए टैक्सी के किराए के पैसों को देखा। यह उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और कांपते पैरों से नीचे उतरी। होटल की भव्य इमारत रोशनी में नहा रही थी। यह स्वर्ग जैसा लग रहा था, लेकिन मीरा के लिए यह एक युद्ध का मैदान था। उसे अपनी लड़ाई यहीं लानी थी, बिना किसी हथियार के। गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने उसे शंकालु नजरों से देखा। मीरा ने अपनी साही का पल्लू ठीक किया और अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास का मुखौटा छा लिया। उसने अपना पास दिखाया। गार्ड ने पास की जांच की और फिर उसे जाने का इशारा किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एसी की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहां खामोश संगीत बज रहा था और हवा में महंगे इत्र की खुशबू थी। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हों। मीरा भी में सिमट कर चलने लगी। उसकी नजरें बेचैनी से आर्यन को तलाश रही थीं। हर तरफ हंसी ठिठोली और शैंपेन के गिलास टकराने की आवाजें थीं। कोई भी उसके जैसे साधारण इंसान की तरफ नहीं देख रहा था। वह खुद को एक अदृश्य प्राणी महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि क्या वह सच में यहां आने लायक है, लेकिन फिर उसे अपने पिता का खून से सना चेहरा याद आया और उसके कदम मजबूत हो गए। उसे आर्यन को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी रात भटकना पे। अचानक हॉल की रोशनी धीमी हो गई और मंच पर एक स्पॉटलाइट जल उठी। उद्घोषक ने माइक पर घोषणा की कि अब वे आज की शाम के मुख्य अतिथि और मुंबई के सबसे युवा बिजनेस टाइकून का स्वागत करेंगे। मीरा की सांसें थम गईं। उसने मंच की ओर देखा। पर्दे हटे और एक शख्स बाहर आया। जब मीरा ने उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह वही था, वही तीखी नाक, वही गहरी आंखें। लेकिन आज वह फटे हाल कपड़ों में नहीं था। वह एक काले रंग के टक्सीडो में था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। उसका आभा मंडल किसी राजा जैसा था। मीरा का दिल बैठ गया। चाची सच बोल रही थी। वह ड्राइवर ही आर्यन सिंघानिया था, जिस आदमी को उसने कुछ घंटे पहले उसकी गरीबी के लिए दुत्कार दिया था। वह इस पूरे साम्राज्य का मालिक था। मीरा को चक्कर आने लगा। उसे अपनी बेवकूफी पर इतना गुस्सा आया कि वह वहीं रोना चाहती थी। उसने सोचा कि उसने क्या कर दिया। हीरे को कांच का टुक्का समझकर फेंक दिया। अब वह उससे कैसे नजरें मिलाएगी? क्या वह उसे पहचान लेगा? और अगर पहचान लिया तो क्या वह उसका तमाशा बनाएगा? आर्यन मंच पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक गजब का आत्मविश्वास था। वह भी का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। मीरा एक खंभे के पीछे छिप गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं आर्यन की नजर उस पर न पा जाए, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगी थी। वह खंभे का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यहां है, वह अमीर है, वह उसके पिता को बचा सकता है। बस उसे अपनी इज्जत को दांव पर लगाना होगा। उसे भीख मांगनी होगी, उसी आदमी से जिसे उसने अपमानित किया था। यह नियति का सबसे क्रूर मजाक था। मीरा ने अपनी आंखें पोंछी और एक लंबी सांस ली। खेल अब शुरू हुआ था। होटल के विशाल हॉल में झूमरों की रोशनी इतनी तेज थी कि मीरा की आंखें चौंधिया रही थीं। हर तरफ कांच और सोने की सजावट थी, जो उसकी गरीबी का मूक उपहास कर रही थी। वह एक संगमरमर के खंभे के पीछे दुबक कर खड़ी थी, जैसे कोई अपराधी पुलिस से छिप रहा हो। उसके आसपास से गुजरते लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो, जो गलती से उनके स्वर्ग में भटक आई है। उनकी रेशमी साशियों और महंगे सूटों की सरसराहट के बीच मीरा की पुरानी साही का खुरदरापन उसे अपनी त्वचा पर महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वह यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी है, लेकिन पीछे मुड़ने के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मंच पर खचा आर्यन सिंघानिया किसी यूनानी देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो मीरा ने कैफे में देखी थी, लेकिन अब उसमें एक अधिकार और शक्ति का भाव जो गया था। माइक को थामे उसके हाथ अब स्टीयरिंग व्हील वाले खुरदरे हाथ नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उन हाथों की तरह दिख रहे थे जो दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। सैकड़ों लोग अपनी सांसें रोके उसके शब्दों का इंतजार कर रहे थे। मीरा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कन की आवाज इस सन्नाटे को चीर न दे। वह आर्यन के एक एक लफ्ज को सुनने के लिए कान लगाकर खड़ी हो गई। आर्यन ने बोलना शुरू किया और उसकी आवाज हॉल के कोने कोने में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो केवल अनुभव और आत्मविश्वास से आता है। उसने अतिथियों का स्वागत किया और अपनी कंपनी की सफलता के बारे में बात की, लेकिन फिर उसका स्वर बदल गया। उसने कहा कि आज हम यहां केवल सफलता का जश्न मनाने नहीं आए हैं, बल्कि उन जगहों को याद करने आए हैं जिनसे हम जुड़े हैं। उसने अपनी मां का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी में भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया था। मीरा को लगा जैसे आर्यन सीधे उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। उसके शब्द मीरा के कानों में पिघले हुए मोम की तरह उतर रहे थे। आर्यन ने भी की ओर देखते हुए कहा कि आज की दुनिया में हम इंसान की कीमत उसके कपों और उसकी गाजी से लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सबसे कीमती हीरे कोयले की धूल में छिपे होते हैं, और कभी कभी सबसे चमकदार दिखने वाली चीजें केवल कांच के टुक्के होती हैं। उसने एक किस्सा सुनाया कि कैसे आज सुबह उसने एक आम आदमी का भेष धरकर शहर का भ्रमण किया था। यह सुनते ही मीरा का खून जम गया। वह समझ गई कि अब उसकी बारी है। आर्यन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मीरा जानती थी कि वह उसी अपमानजनक मुलाकात का जिक्र कर रहा है जो कुछ घंटों पहले हुई थी। आर्यन ने कहा कि उस मुलाकात ने उसे एक कड़वा सच सिखाया। उसने कहा कि जब आप गरीब होते हैं तो समाज आपको अदृश्य मान लेता है। आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी
और आपके प्रेम का कोई मोल नहीं होता जब तक कि आपकी जेब में वजन न हो। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जब उसने कहा कि लोग सुरक्षा खोजते हैं और उस सुरक्षा के नाम पर वे इंसानियत का सौदा कर देते हैं। मीरा को लगा जैसे आर्यन मंच से उतरकर उसे थप्पड़ मार रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने मुंह को हाथ से दबाकर सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी। मीरा को अब अपनी कही हुई हर बात याद आ रही थी। ड्राइवर, हैसियत, सुरक्षा, ये शब्द अब बूमरैंग बनकर वापस उसी पर हमला कर रहे थे। उसने सोचा कि आर्यन ने उस वक्त उसकी बेइज्जती को कितनी शांति से सहा था। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसने उस जहर को पी लिया था ताकि अब वह उसे अमृत बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सके। मीरा को अपनी क्षुद्रता का एहसास हुआ। वह केवल पैसों के लिए नहीं रो रही थी, बल्कि वह उस अवसर के लिए रो रही थी जो उसने अपने अहंकार और डर के कारण खो दिया था। उसने एक सच्चे इंसान को ठुकरा दिया था और अब वह पछतावे की आग में जल रही थी। भाषण के दौरान आर्यन की नजरें पूरे हॉल में घूम रही थीं। मीरा खंभे के पीछे और सिमट गई। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसे इस हाल में देखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की और कहा कि असली अमीर वह है जिसका दिल बड़ा हो, उसकी नजरें सीधे उस खंभे पर जाकर रुक गईं जहां मीरा छिपी थी। ऐसा लगा जैसे आर्यन को पहले से पता था कि वह वहां है। उनकी नजरें मिलीं और उस एक पल में हजारों शब्द बिना बोले ही कह दिए गए। आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा खालीपन था जो किसी भी गुस्से से ज्यादा भयानक था। मीरा की सांसें गले में अटक गईं। वह आर्यन की नजरों का सामना नहीं कर पाई और उसने अपनी पलकें झुका ली। आर्यन ने अपनी बात समाप्त की और धन्यवाद कहकर माइक छोड़ दिया। पूरा हॉल तालियों की गंगेहाट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और तुरंत अमीर व्यापारियों और सुंदर महिलाओं के झुंड ने उसे घेर लिया। हर कोई उससे हाथ मिलाने और बात करने के लिए बेताब था। मीरा ने देखा कि वह अब उस पहुंच से बहुत दूर जा चुका है जहां वह कभी उसके सामने बैठा था। तालियों का शोर थमने के बाद वेटर ट्रे लेकर घूमने लगे। मीरा को वहां खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया और उसने खुद को संभाला। उसे आर्यन से बात करनी ही होगी, चाहे उसे उसके पैरों में गिरना पाए या सबके सामने जलील होना पड़े। उसने भी को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। एक महिला की भारी साही मीरा के पैर में उलझ गई और वह गिरते गिरते बची। उस महिला ने मीरा को घृणा से देखा और कहा कि देखकर नहीं चल सकती क्या। मीरा ने माफी मांगी और सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। आज उसका स्वाभिमान उसके पैरों तले कुचला जा रहा था। मीरा धीरे धीरे उस घेरे के पास पहुंची जहां आर्यन खड़ा था। वह कुछ विदेशी निवेशकों से बात कर रहा था। उसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही बहुत प्रभावशाली थीं। मीरा ने सुना कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में उसने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मीरा के मन में एक सवाल आया कि क्या आर्यन ने उसे बताया होता तो क्या वह उसे अपनाती? शायद हां, और यही विचार उसे और ज्यादा दोषी महसूस करा रहा था। इसका मतलब था कि उसका प्यार वास्तव में बिकाऊ था। वह आर्यन को नहीं, बल्कि उसकी दौलत को चाहती थी। ये आत्मज्ञान उसे अंदर से तोड़ रहा था। सुरक्षा गार्डों ने भी को नियंत्रित करने के लिए एक घेरा बना रखा था। मीरा ने कोशिश की कि वह किसी तरह आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, लेकिन आर्यन जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था। वह दूसरों से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन मीरा की दिशा में देख भी नहीं रहा था। यह उपेक्षा किसी सजा से कम नहीं थी। मीरा समझ गई कि आर्यन उसे तचपाना चाहता है। वह चाहता है कि मीरा अपनी गलती का पूरा एहसास करे, और मीरा इसके लिए तैयार थी। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, केवल अपनी बची खुची इज्जत के सिवा
और वह भी दांव पर लगी थी। अचानक आर्यन ने अपने हाथ के इशारे से भीम को थोड़ा दूर होने के लिए कहा। वह वेटर से पानी का गिलास लेने के लिए मुड़ा और तभी वह मीरा के बिल्कुल सामने आ गया। उनके बीच केवल 2 कदम की दूरी थी। मीरा का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। आर्यन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। उसकी आंखों में एक अजनबीपन था। उसने अपनी भौहें चजाईं जैसे पूछ रहा हो कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं। इस बेरुखी ने मीरा के दिल के टुके कर दिए। मीरा ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, आर्यन जी। यह पहली बार था जब उसने उसे जी लगाकर संबोधित किया था। आर्यन के होंठों पर एक कावी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से कहा, जी सुबह तो मैं केवल ड्राइवर था, इतनी जल्दी पदोन्नति हो गई। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल मीरा ही सुन सकती थी, लेकिन शब्दों की मार बहुत तेज थी। मीरा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आर्यन ने ठंडी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डाल लिया। आर्यन ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ऐसा नहीं है मीरा, तुमने इंसान को पहचानने से इनकार कर दिया था। तुमने केवल कपड़े देखे थे, रूह नहीं। उसके शब्दों में दर्द था। वह अभी भी उस चोट से उबर नहीं पाया था जो मीरा ने उसके स्वाभिमान पर पहुंचाई थी। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हमारे सिर पर कर्ज है। मैं डरी हुई थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर इंसान को कायर बनाता है, लेकिन स्वार्थी नहीं। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था मीरा। वह डर नहीं था, वह तुम्हारा अहंकार था। मीरा ने महसूस किया कि आर्यन सही कह रहा है। उसने न केवल उसे मना किया था, बल्कि उसे नीचा भी दिखाया था। उसने कहा, मैं अपनी हर गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं। आप जो चाहे सजा दें, लेकिन प्लीज मेरे पिताजी की मदद कर दीजिए, वे मर जाएंगे। उसने आर्यन के सामने अपनी झोली फैला दी। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे। आर्यन को तमाशा पसंद नहीं था। उसने मीरा को इशारे से चुप रहने को कहा। उसने कहा, यहां नहीं, अगर बात करनी है तो मेरे साथ कोने में चलो। आर्यन आगे चला और मीरा उसके पीछे पीछे किसी पालतू जानवर की तरह चल पी। वे हॉल के एक एकांत कोने में गए जहां शोर थोड़ा कम था। यहां खिड़की से मुंबई का समुद्र दिखाई दे रहा था। आर्यन ने खिड़की की ओर मुंह करके खजा हो गया। उसने मीरा की तरफ पीठ कर ली। उसने कहा, तुम्हें पता है मीरा, जब मैं उस कैफे में बैठा था तो मैंने सोचा था कि शायद तुम अलग होगी। शायद तुम मेरी मां जैसी होगी जो पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देती थी। लेकिन तुम भी बाकी दुनिया जैसी ही निकली। मीरा रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी आर्यन, गरीबी इंसान को जानवर बना देती है। आर्यन एकदम से घूमा और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने कहा, नहीं, गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है, उसे जानवर नहीं बनाती। मैं भी गरीब था मीरा, मैंने भी भूखे पेट रातें गुजारी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के स्वाभिमान को नहीं कुचला। मीरा सन्न रह गई। वह आर्यन के गुस्से के आगे बेबस थी। उसने महसूस किया कि आर्यन की नफरत उसके प्रति नहीं, बल्कि उस सोच के प्रति है जो समाज में घर कर गई है। आर्यन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम आज यहां क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं अमीर हूं। अगर मैं आज भी वही ड्राइवर होता तो क्या तुम यहां आती? मीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच यही था कि वह नहीं आती। वह चुपचाप खजी रही और अपने आंसू पोंछती रही। उसका मौन ही उसका अपराध स्वीकार था। आर्यन ने हताशा में अपना सिर हिलाया। उसने कहा, यही फर्क है हम में। मैं एक साथी ढूंढ रहा था और तुम एक एटीएम मशीन ढूंढ रही थी। मीरा ने घुटनों के बल बैठकर उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन पीछे हट गया। उसने कहा, छूना मत मुझे। मेरे कपड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही ड्राइवर है।
जिसे तुमने गंदा समझा था। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं भीख मांगती हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। उसके बाद मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसकी हालत देखकर आर्यन का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। वह जानता था कि अगर उसने आज मीरा को माफ कर दिया तो वह अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। यह केवल एक लड़की की बात नहीं थी, यह उसके सिद्धांतों की बात थी। उसने कठोर होकर कहा, आंसू बहाने से सच नहीं बदलता मीरा। तुम्हारे आंसू अब मुझे पिघला नहीं सकते। पार्टी का संगीत अब तेज हो गया था और लोगों की हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। इस शोरगुल के बीच मीरा और आर्यन की यह त्रासदी एक मूक नाटक की तरह चल रही थी। एक तरफ बेशुमार दौलत थी और दूसरी तरफ बेशुमार लाचारी। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मेरा वक्त बहुत कीमती है मीरा, और तुम उसे पहले ही बहुत बर्बाद कर चुकी हो। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया। मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में अब एक पागलपन था। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है। मीरा ने कहा, आप मुझे जो चाहे समझें, मैं बुरी हूं, मैं लालची हूं, लेकिन क्या आप अपने पैसे का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए नहीं कर सकते? क्या आपकी इंसानियत भी आपके अहंकार के नीचे दब गई है? यह एक सीधा हमला था। आर्यन रुक गया। उसने मीरा को घूर कर देखा। इस लचकी में अभी भी हिम्मत बाकी थी। उसने हार नहीं तो मानी थी। आर्यन के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। क्या उसे बदला लेना चाहिए या मदद करनी चाहिए? उसकी मां ने उसे सिखाया था कि दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए अगर वह मुसीबत में हो। आर्यन ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन आर्यन ने चेकबुक वापस रख ली। उसने कहा, पैसे देना बहुत आसान है मीरा, लेकिन मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, एक सबक। मीरा का चेहरा फिर से उतर गया। वह समझ नहीं पाई कि आर्यन क्या करने वाला है। आर्यन ने कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। वहां हम फैसला करेंगे कि तुम्हारी मदद होगी या नहीं, और याद रखना वह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। मीरा ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। आर्यन ने उसकी ओर देखे बिना कहा, धन्यवाद मत दो, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। और एक बात याद रखना मीरा, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। तुमने जो खोया है उसे तुम कभी वापस नहीं पा सकोगी। यह कहकर आर्यन वहां से चला गया और भीड़ में कहीं खो गया। मीरा वहीं खड़ी रही, अकेली और अपमानित, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो कांच की तरह नाजुक थी। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपना पल्लू ठीक किया। उसे अब घर जाना था और अपने माता पिता को बताना था कि शायद कोई चमत्कार हो सकता है। वह धीरे धीरे हॉल से बाहर निकली। ताज होटल की चकाचौंध अब उसे और भी ज्यादा पराई लग रही थी। बाहर की ठंडी हवा ने उसके तपते हुए गालों को स्पर्श किया। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की कि कल का दिन उसके जीवन में उजाला लेकर आए। वह नहीं जानती थी कि आर्यन ने उसके लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन वह हर अग्निपरीक्षा से गुजरने को तैयार थी। सस्कक पर वापस आकर उसने फिर से टैक्सी नहीं ली, बल्कि बस स्टॉप की ओर चल पई। उसके पास अब टैक्सी के पैसे नहीं बचे थे और न ही उसमें वह झूठी शान बची थी। वह वापस अपनी दुनिया में जा रही थी, लेकिन उसका दिल वहीं उस आलीशान हॉल में छूट गया था। वह सोच रही, लेकिन ओन की बात सोच रही अब थी कि क्या आर्यन कभी उसे माफ कर पाएगा? क्या पैसे और प्यार के बीच की यह खाई कभी भर पाएगी? इन सवालों के साथ वह रात के अंधेरे में विलीन हो गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली अंत अभी बाकी था। अगली सुबह का सूरज मुंबई के क्षितिज पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन मीरा के जीवन में अभी भी घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने रात भर अपनी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं देखा था। करवटें बदलते हुए उसने केवल उस घड़ी का इंतजार किया था जब वह अपनी गलती सुधारने के लिए
सिंघानिया टावर जा सके। उसने अपनी सबसे साफ और बिना सिलवटों वाली कुर्ती पहनी और बालों को कसकर बांध लिया। आईने में उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे उसकी मानसिक वेदना की गवाही दे रहे थे। घर से निकलते समय उसने अपने बालों को साफकों के लिए बनाने की बाद पिताजी के माथे को चूमा, जो बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनकी उखती सांसें मीरा के लिए एक चेतावनी की तरह थीं कि उसके पास अब वक्त बहुत कम बचा है। सिंघानिया ग्रुप का मुख्य कार्यालय नरीमन पॉइंट पर स्थित एक गगनचुंबी इमारत में था, जो बादलों से बातें करती प्रतीत हो रही थी। कांच और स्टील से बनी यह इमारत आधुनिक भारत की ताकत का प्रतीक थी। जब मीरा ऑटो से उतरकर गेट पर खड़ी हुई तो उसे अपनी हैसियत एक चींटी जैसी महसूस हुई। सुरक्षाकर्मी उसे शक की निगाह से देख रहे थे। उसकी साधारण वेशभूषा और घबराया हुआ चेहरा इस कॉरपोरेट दुनिया के अनुशासन से मेल नहीं खा रहा था। उसने रिसेप्शन पर कांपती आवाज में अपना नाम बताया और कहा कि आर्यन सर ने उसे बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर इंटरकॉम पर बात की। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद उसने मीरा को अंदर जाने का इशारा किया। लिफ्ट में चढ़ते समय मीरा का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब था। लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर जा रही थी कि उसके कान बंद हो गए। 40वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुला और मीरा एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुई जो उसकी कल्पना से भी परे थी। चारों तरफ सफेद संगमरमर का फर्श था और दीवारों पर एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग लगी हुई थी। वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में खोए हुए थे और किसी के पास भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। वातावरण में एक डरावनी खामोशी थी, जिसे केवल कीबोर्ड की खटखट और एसी की सनसनाहट ही तो रही थी। एक अर्दली उसे आर्यन के केबिन की ओर ले गया। आर्यन का केबिन किसी छोटे मैदान जितना विशाल था। एक तरफ पूरी दीवार कांच की थी, जहां से अरब सागर का नीला विस्तार दिखाई दे रहा था। आर्यन अपनी विशाल मेज के पीछे बैठा फाइलों में व्यस्त था। उसने मीरा के अंदर आने पर सिर तक नहीं उठाया। मीरा दरवाजे के पास खड़ी रही, अपनी उंगलियों को मरोती हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बैठे या खड़ी रहे। उसे कल वाला ड्राइवर आर्यन याद आया, जो उसके साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, और आज उसके सामने यह पत्थर की मूर्ति जैसा आर्यन बैठा था। यह दूरी केवल कुछ कदमों की नहीं थी, बल्कि किस्मत और कर्मों की थी। काफी देर बाद आर्यन ने अपनी कलम मेज पर रखी और अपनी कुर्सी को पीछे की ओर धकेला। उसने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में वही अजनबीपन था जो कल रात पार्टी में था। उसने इशारे से मीरा को बैठने के लिए कहा। मीरा कुर्सी के किनारे पर बैठ गई, जैसे वह किसी भी पल वहां से भागने को तैयार हो। आर्यन ने सीधे मुद्दे की बात शुरू की। उसने पूछा कि वह यहां क्यों आई है। क्या उसे लगता है कि आंसू बहाने से उसका कर्ज माफ हो जाएगा? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, केवल एक रूखा व्यापारिक स्वर था। मीरा ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी भी दया की हकदार नहीं है। मीरा ने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। उसने कहा कि वह अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। उसने माना कि उसने आर्यन को उसकी गरीबी के कारण ठुकराया था, जो एक घिनौना काम था, लेकिन उसने फिर से अपनी मजबूरी का हवाला दिया। उसने बताया कि साहूकार आज दोपहर तक का समय देकर गया है और अगर पैसे नहीं मिले तो वह उसके घर पर कब्जा कर लेगा। उसने आर्यन से कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती और न ही कोई रिश्ता रखना चाहती है। वह केवल एक इंसान के तौर पर मदद मांग रही है। उसने वादा किया कि वह पूरी जिंदगी मेहनत करके एक एक